जी अस्सलाम वालेकुम। सो हमने मेंबर्स ज्वाइन करे हैं। बस 1 मिनट का हम वेट करेंगे और देन हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। सर आतिफ, मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग के राइट्स दे रही हूँ, सो प्लीज यू कैन शेयर योर स्क्रीन राइट नाउ, देन यू Yes, कैन ma'am. स्टार्ट फ्रॉम द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ iCode Guru। बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? जी जी सर, बिल्कुल Yes. आपकी वॉइस क्लियर आ रही है। थैंक यू। Yes, ma'am. My screen is visible. जी विजिबल है। Yes, sir. Assalamu alaikum, everyone. My name is Atif, and I am moderator at iCode Guru. iCode Guru जो है बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ जो सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स ने बनाया है ताकि वो पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स को अपलिफ्ट कर सके, उनके दरमियान और इंडस्ट्री के दरमियान जो गैप है उसको फिल कर सके। iCode Guru जहाँ पर हम एक साथ मिलकर नॉलेज शेयर करते हैं, न्यू चीजें लर्न करते हैं एंड एक साथ मिलकर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा बेसिकली मिशन ये है कि हम लोग पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएं, इसमें अपनी हाईटेक स्किल जो है उसको इम्प्रूव करें। एंड देन हमारा एक और मिशन होता है कि हम लोग अपने कम्युनिटी मेंबर्स को इंटरनेशनल मेंटर के साथ उनकी बातचीत करवाएं। देन आवर मिशन इसमें ये है कि हम लोग वर्क कैसे करते हैं, हमारा फोकस किन चीजों पर है। हम दिन में 6 सेशंस करते हैं मंडे टू फ्राइडे। हमारे ये सेशंस डिफरेंट चीजों पर होते हैं, जिस तरह पाइथन, मशीन लर्निंग, डाटा स्ट्रक्चर। इसके अलावा हम आइट्स एंड जीआरडी के कोर्सेज भी करवाते हैं। फिर हमारे पास हर एक वीक में वेबिनार होता है जिसमें कोई इंटरनेशनल मेंटर आकर हमें गाइड करता है। एंड देन हमारे पास एक वीकली वर्कशॉप होती है जिसमें हम लोग कोई भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चीजें डिस्कस करते हैं। ये हमारे तमाम सेशंस फेसबुक पर रिकॉर्डेड होते हैं, ताकि अगर कोई सेशंस किसी का मिस हो गया हो तो वो फेसबुक पर जाकर रिकॉर्डेड सेशन देख सके। इसके अलावा हमारे रिसेंट अचीवमेंट्स हैं। अचीवमेंट की अगर बात करें तो पिछले 1 साल के अंदर ही हमने 200 से ज्यादा अवार्ड्स विन किए हैं, जिनमें हैकाथॉन्स एंड कोडिंग कंपटीशंस हैं। इसके अलावा हमने फुली फंडेड ग्रेजुएट तैयार किए हैं जो कि यूएसए एंड इसके अलावा दूसरे कंट्रीज में गए हैं। इसके अलावा हमारी एक और अचीवमेंट ये है कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं उनको लोकल या इंटरनेशनल इंटर्नशिप एंड जॉब्स के लिए रेफर किया जाता है। एंड देन हमारे पास ये CS 50 पजल डे का कंपटीशन है जिसको पहली दफा पाकिस्तान में iCode Guru के स्टूडेंट्स ने विन किया है। इसके अलावा ये स्टैनफोर्ड का एक कोर्स है जिसमें iCode Guru के 7 मेंटर्स हैं जो सिलेक्ट हुए थे। एंड देन एक गूगल कोड कंपटीशन होता है जिसमें iCode Guru के 300 प्लस स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है एंड इसको भी विन किया है। नेक्स्ट इसमें अगर किसी ने अभी तक हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किया तो वो www.icode.guru पर जाकर हमें ज्वाइन कर सकता है।
Now I introduce our today's speaker, Sir Muazzam Chaudhary. He completed his bachelor from University of Engineering and Technology in Electronics and master from IST. He also completed his PhD from City University of Hong Kong. His experience, research interests include machine learning methods for drug target prediction, biomedical data analysis, computer vision. His job experience is that he is Chief Operating Officer at the Sale Baba in Pakistan, Assistant Professor in National University of Computer and Emerging Science, and also postdoctoral research fellow in MD Anderson Cancer Center. Over to you, sir. Rizwan Qureshi. और थैंक्स फॉर हैविंग मी। पहले तो आप मुझे बताएं मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? जी सर, अब क्लियर है। सर आतिफ प्लीज स्क्रीन स्टॉप करिए। यस सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू। ओके, अच्छा, मेरी जो टॉक का मकसद है, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं यूएसए में उनके हवाले से, और फिर आजकल की जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जिस तरह से लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, फाउंडेशन मॉडल्स हैं, एआई है, चैट जीपीटी, गूगल बार्ड वगैरह, इन चीज़ों के हवाले से बात करूंगा। लेकिन मेरी मतलब टॉक का जो मेन फोकस है वो है यूएसए के अंदर हम किस तरह से यूएस गवर्नमेंट की, पाकिस्तान गवर्नमेंट की या किसी और गवर्नमेंट की फंडिंग हम किस तरह अवेल कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो today we will explore the study in USA and exciting scholarship opportunities for Pakistan. अच्छा, पहले तो बात ये है ना कि हम why we want to go to USA to have a higher degree, why not other places? इसका जो सबसे जबरदस्त आंसर है वो ये है कि जो रिसर्च फैसिलिटीज और जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग यूएसए के अंदर है, आई थिंक देयर इज नो मैच इन एनी अदर प्लेस इन द वर्ल्ड। मतलब अगर आप दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट निकालें यूएस में, तो मेरा ख्याल है 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज आपको यूएसए की मिलेंगी। स्टैनफोर्ड, एमआईटी, हार्वर्ड, येल, यूसी बर्कले, जॉर्जिया टेक, प्रिंसटन, देयर आर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज। और उसके अलावा यूएस वैसे ही एक इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री है, तो यूएस का जो एक्सपीरियंस होता है इट्स लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, एंड लाइक यूएस इज लाइक योर गेट टू द वर्ल्ड। ओके, अच्छा, मैं थोड़ी सी जो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं उनके हवाले से बात करूंगा, क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डेडलाइंस है और क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है। ओके, अच्छा, स्कॉलरशिप विन करना बजाते खुद एक बड़े ऑनर की बात है। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, मतलब आप ये प्रूव करते हैं कि यू आर एलिजिबल, मतलब यू आर हाई एकेडमिक परफॉर्मर, एंड सम यूनिवर्सिटीज और I think other organizations can invest in you because they see the potential in you to grow as an academic leader or as a scientific leader. So like winning a scholarship is a matter of prestige. Okay, अच्छा, मैंने मतलब मुझे इस ग्रुप के ऊपर इनवाइट किया गया जुबैर जफर साहब की तरफ से, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि यार पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो क्यों बिग टेक कंपनीज में नहीं जाते, माइक्रोसॉफ्ट में या गूगल में या टेस्ला में या मेटा में या अमेजोन में। स्टिल देयर इज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की कुछ न कुछ प्रोपोर्शन है, आपको स्टैनफोर्ड में भी पाकिस्तानी मिलेंगे, हार्वर्ड में भी मिलेंगे और बिग टेक्स में भी मिलेंगे। लेकिन मतलब जो हमारा टैलेंट है शायद हम उस हिसाब से वहां नहीं जा पाते, तो उसमें बहुत सारी वजूहत है। एक तो मेरा ख्याल है सबसे जो मेन वजह है ना वो है अवेयरनेस का ना होना। तो मतलब जो इन लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, रियली अप्रिशिएट दिस देम कि ये लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और फ्री सेशंस वगैरह ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, जिससे हमारे जो यूथ है उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप लोगों का काम ये है कि आपने सिंसियर रहना है और सीरियस रहना है, और क्योंकि ये स्कॉलरशिप विन करना इट्स अ मैराथन। ये इस तरह नहीं है कि आप अभी एक ईमेल करेंगे एंड लाइक थोड़ी देर बाद आपको एडवाइजर की एक्सेप्टेंस की ईमेल आ जाएगी। नो वे, देयर इज नो लाइक मतलब ऐसा हो सकता है, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, लेकिन एडवाइजर आपके लिए वेट नहीं कर रहा। यू हैव टू प्रूव दैट यू आर द मोस्ट कॉम्पिटिटिव and potential candidate for the position that is being advertised। और सबसे पहले तो आपको पोजीशन फाइंड करनी है।
ओके अच्छा, अगर आपका कुछ मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन स्टॉप मी, और आप मुझसे मतलब टॉक के दौरान भी आई वुड लव टू इंटरेक्ट विद यू गाइस। अच्छा, मतलब व्हाई स्टडी इन यूएसए? तो इसका जो सबसे मतलब मेन रीजन है वो यही है कि यूएसए इज सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, और जितनी टेक्नोलॉजी और रिसर्च यूएसए के अंदर है, आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर प्लेस जो इसके कंपेरेबल भी है। ओके अच्छा, और इनके बड़े ही डिफरेंट टाइप के और बड़े ही मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, लाइक बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायो टेक्नोलॉजी है। और जिस तरह हमारी कंट्री में होता है कि एक बंदे ने अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ी है तो उसको किसी डिफरेंट फील्ड में जाते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो थोड़ा सा ट्रेडिशनल माइंड सेट है उसमें कहा जाता है कि आपके पास इस तरह की डिग्री रही है। लेट्स से मैं अगर पास में पढ़ा रहा था तो बहुत सारे मेरे पास स्टूडेंट्स आते थे जो कहते थे कि सर वी वांट टू डू एमएस डेटा साइंस, बट वी हैव स्टडीड केमिकल इंजीनियरिंग। तो आई थिंक देयर इज नो हार्म, एमएस डेटा साइंस एनीवन कैन स्टडी। तो उसके अंदर कोई इतना ज्यादा आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो यूएस में यही होता है कि मतलब इतना ज्यादा आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए होता। इस तो इसी वजह से उनके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर बहुत डाइवर्स टाइप की कोलैबोरेशन होती है और बहुत डाइवर्स टाइप की नॉलेज होती है। ये पॉइंट मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया। अच्छा, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम सर। इसमें रहने का एक अपना ही चार्म है, मतलब यू आर एक्सपोज टू ए मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट एंड यू हैव चांस टू डू ग्लोबल नेटवर्किंग। जिन लोगों के आप मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो जिन लोगों के मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ता था, अब मुझे उनसे इन पर्सन मिलने का मौका मिलता है। जो अपनी फील्ड के टॉप के लीडर्स हैं उनसे आप मिल सकते हैं, उनके साथ आप नेटवर्किंग डेवलप कर सकते हैं। और ओवरऑल यूएसए इज अ वेरी गुड कंट्री फॉर फॉर इमिग्रेंट्स। अच्छा, उसके बाद फिर जो अगर हम फैसिलिटीज की बात करें, तो अगर मैं डेटा साइंस की बात करूं तो जो सबसे मेन चीज, लेट्स से अगर मैं कोई अपना मॉडल डिजाइन कर रहा हूँ हेल्थ केयर का, तो जहाँ पे मुझे सबसे बड़ी हर्डल पेश आती थी वो थी डेटा, कि मैं कहाँ से मेडिकल डेटा लाऊं, कौन से हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेट करूं, ये किस मेडिकल डॉक्टर को मैं किस तरह एक लेमन लैंग्वेज के अंदर अपनी बात समझाऊं, एंड लाइक ही इज एबल टू गिव मी द डेटा, मतलब ही इज विलिंग टू शेयर हिज डेटा, क्योंकि पेशेंट का डेटा और मेडिकल डेटा बड़ा सेंसिटिव होता है। तो यूएसए में आपको, क्योंकि इनकी जो प्रोग्राम्स है उनमें इतनी ज्यादा कोलैबोरेशन होती है, तो आपको डेटा जो है या इस तरह के जो इश्यूज हैं वो आपके बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे और आपको रियल टाइम पेशेंट के डेटा पे, क्लिनिकल डेटा पे काम करने का मौका मिलेगा। इसी तरह अगर मैं दोबारा थोड़ा सा अपना डेटा साइंस की तरफ करता हूँ, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, मतलब जब आपने डीप लर्निंग का मॉडल बना लिया, अगर कोई आपने बड़ा मॉडल बनाया है, उसमें जो बड़ा इशू आता है वो कंप्यूटेशनल रिसोर्स का होता है कि अगर यार इतना सारा मतलब इतना हैवी मॉडल है, उसकी ट्रेनिंग करने के लिए आपके पास रिसोर्स नहीं होता, मतलब आपके पास जीपीयूज होते हैं 2-3, लेकिन शायद उनकी मेमोरी इनफ नहीं होती। अगर आप वाकई में बड़ा मॉडल बना रहे हैं जिसको आपने मिलियंस ऑफ इमेजेस पे ट्रेन करना है, तो मेरा ख्याल है हमारी कंट्री में इस तरह का रिसोर्स बहुत कम, या तो है ही, या अगर है तो शायद 1 या 2 जगहों पर होगा। तो इस तरह की जितने भी इशूज है, व्हेन यू आर इन यूएस, लाइक आपके पास बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल रिसोर्स होता है, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड वेरी बिग एडवांटेज। ओके अच्छा, फिर अब जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, पीपल आर सो पॉजिटिव, वी आर सो ओपन टू न्यू आइडियाज। आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है या जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है या जो लीडरशिप स्किल्स है वो इनहेंस होती है, which is very good not only for your academic career but also for your personality development and life. Okay अच्छा, जिस तरह मैं पहले कह चुका हूँ कि मतलब ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, दे आर डाइवर्स प्रोग्राम, इनके दरमियान बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन होती है फैकल्टी के दरमियान भी, और बहुत ज्यादा जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इंडस्ट्री फंडेड होते हैं। तो इस वजह से आप जो स्किल गेन करते हैं यूएसए के अंदर वो इंडस्ट्री रेलेवेंट होती है। सो बाय द टाइम यू ग्रेजुएट यू हैव अ वेरी बिग चांस ऑफ शिफ्टिंग टुवर्ड्स इंडस्ट्री इफ यू वांट। तो और वैसे भी मतलब जॉब के हवाले से यूएसए में मैसिव जॉब अपॉर्चुनिटीज है, स्पेशली फॉर एआई एंड डेटा साइंस, और बाकी जो दूसरी फील्ड्स हैं उसके लिए भी बहुत ज्यादा मौके हैं। अच्छा, इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपने जब अपनी डिग्री कंप्लीट की एंड देन यू वांट टू कम बैक टू पाकिस्तान एंड सर्व योर कंट्री, तो आपका एक बड़ा जबरदस्त नेटवर्क ड्यूरिंग योर स्टडीज या ड्यूरिंग रिसर्च एस्टेब्लिश हो सकता है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। जो आपके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं उनको पीएचडी के भेजने के लिए या उनको एमएस के लिए भेजने के लिए या अपनी फर्दर रिसर्च को इनहेंस करने के लिए आपने जो अपनी नेटवर्किंग डेवलप की है या एस्टेब्लिश की है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मेरी एक बात याद रखें कि नेटवर्किंग इज अ की। अगर आपको कोई पीएचडी पोजीशन भी चाहिए ना, उसमें भी अगर आपके पास अच्छी नेटवर्किंग, तो दे कैन हेल्प यू फाइंड टू कनेक्ट टुवर्ड्स द कनेक्ट टू अ पोटेंशियल सुपरवाइजर।
मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को अपने एडवाइजर के साथ कनेक्ट किया, बिकॉज उनको पता होता है कि ये मेरे साथ काम कर रहा है एंड दे आर लुकिंग फॉर अ गाय, तो वो उसको पोजीशन एडवर्टाइज करने के अलावा वो कहते हैं कि अगर आपका कोई जानने वाला है एंड यू थिंक ही इज अ गुड मैच, ही और शी इज अ गुड मैच, प्लीज रिकमेंड हिम। तो आप जहां भी आपको मौका मिले नेटवर्किंग करने का, आप नेटवर्किंग जरूर करें, मतलब इट विल डू हाफ ऑफ योर जॉब। अच्छा, एक और चीज है कल्चरल डाइवर्सिटी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री में एक्चुअली, मतलब मैं भी काफी कंट्रीज में रहा हूँ तो मैंने ये देखा है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें पाकिस्तानी मिले और उनके साथ ही हमारी फ्रेंडशिप हो। अब देखिए मेरे में और जो दूसरा पाकिस्तानी है उसमें बहुत ज्यादा कोरिलेशन है, वी आर कमिंग फ्रॉम द सेम कल्चर, वी स्पीक सेम लैंग्वेज, ईट सेम फूड, सो देयर इज लेस बहुत कम चांस है कि मैं उससे कुछ नई चीजें सीखूंगा। अच्छा, अगर मैं किसी और बंदे से या किसी और मतलब एथनिसिटी के बंदे से दोस्ती करता हूँ तो आई थिंक आई विल लर्न मल्टीपल थिंग्स। और डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं अगर किसी फैकल्टी पोजीशन के लिए अप्लाई करता हूँ तो दे want me to write a diversity and inclusion statement, how I am culturally diverse and how open I am to other cultures, other religions, other societies. तो ये चीज भी बहुत जरूरी है। I think someone has raised hand. Okay. अच्छा, इसी तरह से when you finish your degree, you have a big chance of like there are a lot of career opportunities and of course higher earning potential as well. अगर आपको एक अच्छी जॉब मिलती है, you will be earning around 120 to 130K per annum USD, तो which is a very handsome income। और ये एक नॉर्मल मैंने आपको सैलरी रेंज बताई है, इससे ज्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है, बट दिस इज द मीडियन सेल ब्रैकेट फॉर a graduate with a computer science degree। and then you can experience your personal growth and independence। आप जब बाहर रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, आप अपने सारे काम खुद करते हैं, कुकिंग खुद करते हैं, ड्राइविंग खुद करते हैं, like you become independent and your personality grows up। अच्छा, ये कुछ मैंने चैलेंजेस वगैरह लिखे। Does someone want to say something? Hello? यस सर, आवाज आ रही है? कुछ किसी को कुछ नहीं करना सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये शायद आपको थोड़ा एम्बैरसिंग क्वेश्चन लगे सर। स्टडी के दौरान मतलब जॉब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी डेटा साइंस सीख रहा हूँ ना, तो अगर मतलब फैमिली इशू हो, पीछे फैमिली मतलब सपोर्ट ना कर सकते हो, तो जॉब करके थोड़ा बहुत फैमिली को भी सपोर्ट करें और खुद भी, इस तरह हो सकता है। देखें, नॉर्मली जो इनका रूल है ना यूएस का, वो 20 आवर्स आपको ऑन कैंपस जॉब अलाउ करते हैं, ठीक है। पर अगर आप किसी फंडिंग पोजीशन पे जा रहे हैं तो जो आपका स्टाइपेंड होता है वो 1200 से 1500 के दरमियान होता है, 1500 यूएसडी के दरमियान। अगर आप शेयर पे रहते हैं तो मेरा ख्याल है आप स्टिल यू कैन सेव, मतलब अगर आप बिल्कुल ही मतलब अपने आप की सेविंग करते हैं तो मेरा ख्याल है 300-400 यूएसडी आप सेव कर सकते हैं। अच्छा, ऑन कैंपस जॉब अलाउ होती है 20 आवर्स, इसके अलावा भी आप कर सकते हैं लेकिन अंडर द कवर, इट इज नॉट लीगल। ओके सर, इधर मेरा एक सवाल है। सवाल ये है कि सर, अगर हम मिसाल के तौर पर यूएसडी हैं तो उधर का जो रहने का और सबका खर्चा है, खाने पीने का, रहने का, तो कितना हो जाता है? यार देखिए, जो मेजर एक्सपेंस है ना वो सिर्फ है आपका रेंट, ठीक है। लेट्स से अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने पूरा अपार्टमेंट लिया हुआ है तो उसका 1200 रेंट है। लेकिन अगर आप शेयरिंग में एक रूम के अंदर रहते हैं तो आप 250-300 के अंदर मेरा ख्याल है रेंट को मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा 100-150 इज इनफ, 200 इज इनफ। तो वो फिर आपके लाइफ स्टाइल पे भी डिपेंड करता है कि आपका अच्छा क्या सर, लाइफ स्टाइल है। मतलब ये कि चलें फॉर अ मोमेंट के लिए हम कहते हैं कि अगर हम शेयरिंग पे रहते हैं तो $200 हमने बेसिकली रेंट का कर दिया, $300-400 हमने उसके कर दिया, अपना क्या कहते हैं खाना पीना कर दिया, तो लाइक हमारे पास मेरा ख्याल है इसको रिवर्स करते हैं, 300-400 आपने रेंट कर दिया और 200-250 आपने दूसरे एक्सपेंसेस कर दिए। अच्छा, इतना कम है खाना, मतलब $250 में खाना पीना, मतलब इस तरीके से हो जाएगा? मेरा ख्याल है आई थिंक हो जाएगा। अच्छा सही, ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके अस्सलाम वालेकुम सर। एक मतलब मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 1500 यूएसडी में विद फैमिली विद किड रहे हैं, लेकिन वो फिर डिपेंड करता है ज्यादातर स्टेट के ऊपर, वो लोग रहे मिजोरी में या किसी और जगहों पर,
टेक्सास में भी इतने ज्यादा रेंट्स नहीं है, लेकिन अगर आप आगे जाते हैं ऊपर ईस्ट कोस्ट की तरफ, न्यूयॉर्क में या फिर कैलिफोर्निया में, तो वहाँ पे रेंट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर उस हिसाब से आपकी जो स्टाइपेंड है वो भी ज्यादा है। अच्छा सर, मुझे इधर एक सवाल एक और आया कि अगर मिसाल के तौर पर हम जो है वो बैचलर्स करने के बाद जाते हैं क्या कहते हैं मास्टर्स के लिए, तो वो 2 साल का होता है। यूएसए में भी 2 साल का ही ना? जी अच्छा, तो फिर 2 साल का है मास्टर्स है, तो वो हमें स्टाइपेंड देते रहेंगे और फिर हम क्या कहते हैं स्टाइपेंड तो वो होगी ना जो ऑलरेडी जो है वो स्कॉलरशिप में लिखी हुई होती है कि इतना अमाउंट आपको कुछ ना करने पे भी मिलेगा ही मिलेगा। एग्जैक्टली। और फिर इसके बाद अगर हम जो है वो फिर भी जॉब करते तो इट इज गोइंग टू बी मोर बेटर कि चलो भाई जॉब से भी थोड़ा बहुत आ रहा है और स्टाइपेंड भी है, तो हम तकरीबन जो है वो अच्छा गुजारा देखिए, कर सकते हैं। इसमें जो आपको वीजा मिलता है ना, F1 वीजा, जी जी। उसमें होता ये है कि आपको स्टाइपेंड हो गया। अच्छा, उसके ऊपर 2-3 कंडीशन होती है, या तो वो आपको स्टाइपेंड आप फेलोशिप को ही दे रहे हैं, या फिर आपने आपको ना उन लोगों ने टीचिंग असिस्टेंट हायर किया हुआ है। तो टीचिंग असिस्टेंट का काम क्या होता है, जो भी सुपरवाइजर है उसको असिस्ट करना है 20 आवर्स, ठीक है, वो भी इंक्लूडेड होते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात वो 1500 में इंक्लूडेड होते हैं और बाज़ औक़ात नहीं होते। अगर वो इंक्लूडेड नहीं है तो फिर आपकी जो मंथली इनकम है वो 2500 या 2200 के करीब बन सकती है, ठीक है। आप एज ए टीचिंग असिस्टेंट काम कर सकते हैं, या आप एज ए ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट काम कर सकते हैं ऑन कैंपस। और इसके अलावा अगर आप जो भी काम करेंगे वो अंडर दी कवर होगा। ओके ओके। और अगर सर अगर क्या कहते हैं अल्लाह ना करे अगर कोई अंडर द कवर है वो कवर मतलब हम कहें कि किसी को पता चल जाए तो क्या होगा? आई थिंक इट इट विल कॉज प्रॉब्लम्स। ओके ओके, सही है। ओके, थैंक यू जी, सो मच सर। तो मेरा ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम सर। कंटिन्यू प्लीज सर, थैंक यू सो मच। आवाज आ रही है सर मेरी आपको क्लियर? शुड आई कंटिन्यू? सर एक क्वेश्चन था, अगर आप ले लेते तो काइंडली। श्योर श्योर श्योर। सर मैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अवेल कर चुका हूँ, प्रोफेसर की तरफ से मुझे ऑफर हो गई है और कांग्रेचुलेशंस। अल्हम्दुलिल्लाह। यस सर, थैंक यू सो मच। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरा छोटा भाई भी जो है वो पीएचडी के लिए कल चला गया है यूरोप साइड, इटली में। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कहा कि यहाँ पे कोई ये फील्ड डिफर नहीं करती, ग्रेजुएट आपकी बैचलर किसी भी उसमें हो तो आप फील्ड को भी डिफर कर सकते हो, जैसे केमिकल इंजीनियर वो डाटा साइंस में आ गया या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वो डाटा साइंस में आ गया, ठीक है सर। एग्जैक्टली। तो जो मेरी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट थी जो पहले यानी कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस था मेरा, वो जिस फील्ड में थी मेरे पास एक्सेप्टेंस उसकी ही है। और एक और उसमें मैं चाह रहा हूँ कि इंटरेस्ट मेरा है बायोमेडिकल की तरफ, ठीक है सर। अब विद रिगार्डिंग बायोमेडिकल, क्या मुझे सीवी वही अपनी सर्कुलेट करनी चाहिए या उसमें बायोमेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज ऐड करने चाहिए ताकि वो सीवी जो है वो प्रोफेसर जो है वो इंटरव्यू कम से कम मेरा कर सके। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये हुआ हूँ कि अगर आपने कहा ना कि डिफर कर सकते हैं, तो डिफर यानी कि कितने उसमें कर सकते हैं, कि कितना कोर्सेज उसके लिए ज़रूरी हैं, कितनी यानी कि शॉर्ट सीवी उसमें है। और दूसरा सर ये बताइएगा, जो मेरे ख्याल है ये फेलोज जो ये सुन रहे हैं वेबिनार, वो भी चाहेंगे कि जब फुली फंडेड या जब हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी प्रोफेसर को ईमेल में कि आई वांट एन एक्सेप्टेड सर सो दैट आई कैन प्रोसीड फॉर द एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी, तो इसकी जगह हम अगर हम उनकी फंडिंग लेना चाहें या कुछ भी ऐसे है, तो कोई ऐसा जुमला या एक ऐसा सेंटेंस क्या हम ऐड कर सकते हैं कि अगर आपको पार्शली फंडेड या फुली फंडेड आप या इंडस्ट्रियल फंडिंग जो है वो हमें दे सकते हैं तो आई एम रेडी फॉर दिस। तो इस बारे में भी काइंडली मुझे बता दिए। अच्छा, जो आपका पहला क्वेश्चन है बैकग्राउंड से रिलेटेड, और आप अगर बायोमेडिकल की तरफ स्विच करना चाहते हैं, तो देखिए बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इसमें अगर आपने कोई कोर्सेज किए हैं, मैं आपको कहूंगा बी ऑनेस्ट, अगर आपने कोर्सेज किए हैं तो आप उसको जरूर मेंशन करें। इवन अगर आपने नहीं किए हैं, आप कोर्सेरा पे इनरोल हो गए, यू कैन स्टिल मेंशन दैम, लेकिन बी ऑनेस्ट, ठीक है। ऑफ कोर्स यू नो लाइक एडिंग अ कोर्स रिलेटेड टू द रिसर्च विल डेफिनेटली इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो बात है यस वो मैं आपको ये कहूंगा कि आप ऑफ कोर्स यू कैन राइट व्हाटएवर यू वांट इन ईमेल, बट लेकिन आप एक दफा चाहें ज्वाइन करें, उसके बाद जब आपका एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है, सुपरवाइजर्स आर सो मच सपोर्टिव। मतलब मुझे तो बड़े सुपरवाइजर सपोर्टिव मिले हैं, उनको अगर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बताते हैं तो दे कैन फंड यू फ्रॉम अदर स्कॉलरशिप्स और अदर प्रोजेक्ट्स एज वेल। उनके पास फंडिंग होती है।
Okay, should I continue? यस सर। यस सर, यस सर। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर हम प्रोफेसर सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर जी, सर मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर हम प्रोफेसर को पहले ही बता दें कि हमें फुली फंडेड या पार्शियली फंडेड स्कॉलरशिप चाहिए, तो उनके दिमाग में ये क्या नाम है क्रिएट नहीं होता कि मुझे किसी ने बताया था कि मेरे रिलेटिव जो यूएस में रहते हैं कि हमें पहले मेंशन नहीं करना चाहिए कि हमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप चाहिए आपसे। अच्छा देखें, आप जब किसी सुपरवाइजर को अप्रोच कर रहे हैं ना, और उसको किसी रिसर्च डिग्री के लिए आप अप्रोच कर रहे हैं, पीएचडी के लिए, तो नॉर्मली ये चीज मतलब ऑलरेडी स्टैब्लिश होती है कि आप फंडिंग के लिए ही बात कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने पर्सनल फाइनेंस के ऊपर पीएचडी करते हैं। तो जो सुपरवाइजर आपको फंड करता है वो अपने प्रोजेक्ट में से करता है, वो सुपरवाइजर की जेब में से नहीं जाता। सुपरवाइजर को जो गवर्नमेंट है, यूएस गवर्नमेंट है या जो भी फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये फंडिंग दी भी होती है कि आप 2 या 3 पीएचडी स्टूडेंट्स हायर करेंगे और उनको आप इस प्रोजेक्ट के थ्रू फंड करेंगे। So whenever you are writing an email for a research degree, like for a PhD or for an MS, it is already understood that like if you are given the position, you will have the funding. अच्छा, इन केस में अगर किसी सुपरवाइजर के पास फंडिंग नहीं है, तो फिर वो आपको खुद बताएगा कि मेरे पास फंडिंग नहीं है, आपको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ और आप ये फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन से आप इनसे बात कर सकते हैं। लेट्स से कि फुलब्राइट है या कोई और पाकिस्तान की जो HEC नॉलेज कॉरिडोर है, उनसे आप बात कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की एक और स्कॉलरशिप है ARSF, जो पाकिस्तान से लोकल PhDs कर रहे होते हैं, उनके लिए है। अगर आप अपनी फंडिंग लेकर आना चाहें तो वो सुपरवाइजर खुद आपको बताएगा। सर इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर आप बुरा ना माने तो। श्योर। सर मैंने जो प्रोफेसर्स को मेल की थी, उनमें से मुझे 5-6 प्रोफेसर्स ने जो है वो ये गाइडेंस दी थी। वो आपको गाइडेंस दे देते हैं, या वो आपको ये बता देंगे कि हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेटर का नंबर होता है ना उनका, ये उनकी ईमेल एड्रेस वो आपको ईमेल में सेंड कर देते हैं कि आप इससे कोऑर्डिनेट करें, जो क्वेश्चन है आप इससे पूछ लें। तो वो कोऑर्डिनेटर जो है वो उनकी एडमिशन कमेटी का हेड होता है या कोई एडमिशन ऑफिसर होता है। तो आप उससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो आपको हेल्प करते हैं जरूर इस मसले में कि आपके पास Exactly. फंडेड है या नहीं है या कुछ भी। बिल्कुल, थैंक्स फॉर एडिंग। देखें, डिपार्टमेंट का भी हेड हो सकता है, और अगर आप किसी बड़े सुपरवाइजर को अप्रोच कर रहे हैं तो उस सुपरवाइजर की सेक्रेटरी भी हो सकती है, वो भी आपको बता दें, क्योंकि सुपरवाइजर बहुत बिजी होते हैं तो वो इन इश्यूज को नहीं देख रहे होते। जी सर, बिल्कुल। सर ओके, सॉरी सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन है। जी सर मेरा जो ग्रेजुएट अभी मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ अप्लाइड फिजिक्स में, लेकिन मैं अपनी अगर फील्ड स्विच करना चाहूँ इलेक्ट्रिकल की साइड पर, पावर की साइड पर या मेडिकल फिजिक्स की साइड पर, तो मुझे अपनी CV ऐसी कैसे बिल्ड करूँ कि मुझे एक्सेप्टेंस मिल जाए? अभी आप करंटली आप क्या डिग्री कर रही हैं? मेरी अभी अप्लाइड फिजिक्स है, बस होने वाली है कंप्लीट, बस ये लास्ट 2 मंथ्स चल रहे हैं, मुझे अक्टूबर में डिग्री भी मिल जाएगी। मेरा ख्याल है अप्लाइड फिजिक्स का कनेक्शन सबसे ज्यादा आसान है मेडिकल फिजिक्स के साथ बनाना। ठीक है, तो अगर आप मेडिकल फिजिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, एक्सरे इमेजेस के ऊपर, MRI के ऊपर, CT स्कैन्स के ऊपर, या और किसी मतलब मेडिकल फिजिक्स से रिलेटेड कोई फील्ड है, या रेडियोलॉजी के ऊपर आप काम कर लें, या कोई आप उस तरह से रिलेटेड ऑनलाइन कोर्स कर लें या पेपर लिख लें, या आप वैसे ही अपना इंटरेस्ट शो कर दें अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर, तो मेरे ख्याल है दिस शुड बी गुड। देखिए, मेडिकल फिजिक्स इस एक बहुत ही मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, उसमें मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, डेटा साइंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। जब हम लोग इमेजेस को प्रोसेस करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट ML के एल्गोरिथम्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास फिजिक्स की नॉलेज है और उसके साथ अगर आप ML को कंबाइन करेंगे तो आई थिंक इट विल बी अ गुड मैच। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे AI पढ़नी है और मशीन लर्निंग पढ़नी है अगर मुझे मेडिकल फिजिक्स में स्विच करना है तो? जी, मेडिकल फिजिक्स में या मेडिकल इमेजिंग में पर्टिकुलरली। ओके। तो ये आपका ना मतलब थोड़ा सा स्मूथ ट्रांजिशन हुआ। ओके, अच्छा अब मैं बात करता हूँ क्या क्या चैलेंजेस आते हैं हमारे पास
कल्चरल एडजस्टमेंट एंड होम सिकनेस, बहुत सारा लोग मतलब बड़े मम्मी डैडी टाइप के होते हैं तो उनको होम सिकनेस भी होती है। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन में पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। लैंग्वेज बैरियर एंड एक्सेंट एडेप्टेशन। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोगों को ना एक्चुअली अगर आप किसी नेटिव से या किसी यूएस अमेरिकन से बात करेंगे तो आपको हो सकता है आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, लेकिन लैंग्वेज उसकी एक्सेंट की वजह से या उसकी फ्लुएंसी की वजह से शायद आपको वो चीज़ें इतनी आसान से समझ ना आए और आप उतने आराम से कम्युनिकेट ना कर पाए। तो ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है, इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, अच्छा, अब थोड़ा सा ना जो डिफरेंस है पाकिस्तानी एजुकेशन में और यूएस के एजुकेशन में। पाकिस्तान में नॉर्मली 3 से 4 साल में अगर आप अच्छा एडवाइजर मिल जाए और आपके जो डिपार्टमेंट है वो कोऑपरेटिव हो तो आप 3 से 4 साल में पाकिस्तान से पीएचडी कर लेते हैं। यूएसए में ये थोड़ा सा लंबा अरसा आपको लगता है, क्योंकि यूएसए में 2 साल शायद आप पोस्ट वर्क के लगते हैं, फिर आप एक क्वालिफाइंग एग्जाम देते हैं, उसके बाद फिर आप पीएचडी कैंडिडेट बनते हैं। तो यूएसए में ये जो टेन्योर है पीएचडी का वो 5 से 6 साल। अगर हम कैरियर प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान में नॉर्मली जो पीएचडी बनता है उसके ऑप्शन बहुत ज्यादा लिमिटेड है। या तो वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बन सकता है या किसी R&D ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब जो हमारी SPD की ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ एग्रीकल्चर की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत कम है, वहां जा सकता है। यूएसए में इसको आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो भी कम होगा, इससे ज्यादा आपके पास ऑप्शंस हैं इंडस्ट्री में काम करने के, और अगर आप एकेडमिक कैरियर बिल्ड करना चाहें तो। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अगर आपको टेन्योर ट्रैक पोजीशन लेनी यूएसए में, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, और इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल सकती है अगर आपने इंडस्ट्री रेलेवेंट काम किया है पीएचडी में। ओके, ये मैंने लिखा हुआ है अडेप्टिंग टू अ न्यू एकेडमिक एंड सोशल एनवायरनमेंट। मेरा ख्याल है इतना कोई बड़ा चैलेंज नहीं होता, लेकिन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स जो है वो इसमें मेरा ख्याल है इजीली अडेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, वीजा एंड इमिग्रेशन प्रोसेस। एक तो देखिए यूएसए की स्कॉलरशिप विन करना वैसे मुश्किल है, उसके बाद जो दूसरा हर्डल है वो वीजा एंड इमिग्रेशन प्रोसेस है। ओके, नॉर्मली जो स्टूडेंट्स है ना उनको F1 वीजा दिया जाता है जो पीएचडी के लिए जाते हैं। जो रिसर्च के लिए जाते हैं या पोस्ट डॉक के लिए जाते हैं या किसी और एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए जाते हैं उनको J1 वीजा दिया जाता है। और जो लोग किसी जॉब के लिए जाते हैं जिनका वीजा जो है कंपनी स्पॉन्सर करती है उनको H1B वीजा दिया जाता है। ओके, तीनों ही वीजे बहुत जबरदस्त है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। इस पे आप 20 आवर्स काम कर सकते हैं, इसमें भी इसी तरह है, और ये तो है ही वर्क वीजा। अच्छा, इसमें नॉर्मली जब आपका इंटरव्यू होता है ना तो जो लोग हम जैसे स्टेम के लोग हैं ना, साइंस टेक्नोलॉजी के, उन लोगों को नॉर्मली ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में डाल देते हैं, तो उसमें 2 या 3 महीने लगते हैं लेकिन आपको वीजा मिल जाता है। तो इन लोगों ने ना एक लिस्ट बनाई हुई जिसका नाम है टेक्नोलॉजी अलर्ट लिस्ट। उसमें आपको सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, जैसे न्यूरल नेटवर्क है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स है, या और भी जो इस तरह की एटॉमिक फिजिक्स होगी या क्लिनिकल मेडिसिन होगी, और भी जो इस तरह की मतलब जो रिस्ट्रिक्टेड फील्ड्स हैं, तो वो उसके ऊपर एक थोड़ा सा एडिशनल चेक लगाते हैं और उनको ऑन दी स्पॉट अप्रूवल नहीं मिलता, उनको थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में गुजारने के बाद 2 या 3 महीने में या 1 महीने के अंदर वीजा मिल जाता है, और ऑन द स्पॉट भी मिल सकता है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप, हमारे पास मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं जिसके लिए आपका एकेडमिक GPA वगैरह एकेडमिक अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए, आपने मल्टीपल प्राइजेस जीते हों। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है जो यूएस ऐड करता है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जिनको फाइनेंशियल नीड है। फिर कुछ क्या कहते हैं स्पोर्ट्स टैलेंट्स के लिए वो स्कॉलरशिप्स हैं। फिर स्पेसिफिक फील्ड ऑफ रिसर्च के लिए, लेट्स से बायोटेक्नोलॉजी के लिए या कैंसर रिसर्च के लिए कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर स्कॉलरशिप को ऑफर करते हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं जो ट्यूशन फीस भी कवर करती है, लिविंग एक्सपेंसेस भी एंड ट्रैवलिंग कॉस्ट भी। फिर कुछ पार्शियल स्कॉलरशिप्स होते हैं जिसमें आपको ट्यूशन फी वेवर मिलता है, लेकिन जो लिविंग कॉस्ट है वो आपको खुद बेयर करना पड़ती है। अच्छा, फंडिंग सोर्सेस, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप्स में हमारे पास सबसे पहले HEC पाकिस्तान है और ये USCFP है जो यूएस का इदारा है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है जिसमें आप लोग अभी बात कर रहे थे, वो यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर हैं उनको आप अप्रोच करें, उनको आप ईमेल करें, उनको अपना रिसर्च इंटरेस्ट शेयर करें, और अगर उनके पास कोई फंडेड प्रोजेक्ट है और उसमें कोई वैकेंसी है तो दे विल हायर यू। फिर कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं और इंटरनेशनल फाउंडेशन हैं जो भी स्कॉलरशिप्स वगैरह ऑफर करते हैं। फिर ग्रेट स्कॉलरशिप्स हैं, मल्टीनेशनल जो बिग कंपनीज हैं वो भी PhD जो, लेकिन इनका मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा हाई होता है। नॉन प्रॉफिट एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हैं,
फिर अगर आप उससे अगर कुछ नेट से अगर आपकी अच्छी खासी रिसर्च और आपने अच्छे खासे पेपर पब्लिश किए हैं तो आप उससे भी किसी रिसर्च ग्रांट या फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है उसमें, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है, नेशनल साइंस फाउंडेशन है। ओके, अच्छा ये स्लाइड मैंने बनाई है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं मतलब पाकिस्तान में जो नॉर्मली स्कॉलरशिप्स के लिए जा सकते हैं। सबसे पहले मैंने यू ग्रेड लिखा है, ये एक प्रोग्राम है यूएस गवर्नमेंट का जो करंट बैचलर स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है जो सेकंड या थर्ड ईयर के अंदर। इसमें ये लोग क्या करते हैं कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूएस यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर के लिए आपको एक्सचेंज के लिए भेजते हैं। तो ये प्रोग्राम यूएस गवर्नमेंट का एवरी ईयर अनाउंस होता है। अगर आप करंट सेकंड या थर्ड ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है पाकिस्तान की किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में और आपकी एज 25 ईयर से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम है वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स का है। मेरा ख्याल है सब लोग इससे अवेयर होंगे। मेरा ख्याल है दुनिया में सबसे बड़ा फुल ब्राइट का प्रोग्राम पाकिस्तानियों के लिए और हर साल 200 से 250 लोग इसमें जाते हैं। और ये मास्टर्स के लिए भी होता है और पीएचडी के लिए भी होता है। हर साल ये अनाउंस होता है मेरा ख्याल है अप्रैल से और शायद इसकी डेडलाइन मई, जून या जुलाई के दरमियान होती है, आई एम नॉट श्योर। अच्छा, अगर आपने मास्टर्स के लिए जाना है तो आपको 16 ईयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए और अगर आपने पीएचडी के लिए जाना है तो 18 ईयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए। जीआरई दोनों केसेस में मस्ट है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको टॉफिल के एग्जाम भी पास करना पड़ता है। अच्छा, इसी तरह से ये एक और इन्होंने बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है प्रोफेशनल्स के लिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने बैचलर्स किया और उसके बाद उनको बड़ी अच्छी जॉब मिल गई, वो किसी मैनेजमेंट की पोजीशन में चले गए और 4-5 साल उन्होंने काम किया एंड देन दे वांट टू गो बैक टू एकेडमिया फॉर मास्टर्स डिग्री और एडवांस कोर्स और प्रोफेशनल कोर्स। तो उनके लिए ये प्रोग्राम डिजाइन हुआ है। ये प्रोग्राम हर साल फरवरी से अप्रैल के दरमियान एडवर्टाइज होता है। इसमें की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन प्लस 5 ईयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। ओके, अच्छा, इसमें जो टारगेटेड ऑडियंस है वो मैनेजमेंट और लीडरशिप प्रोग्राम्स हैं। दूसरे प्रोग्राम के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उनको थोड़ा सा मैनेजमेंट का और लीडरशिप का एक्सपीरियंस शो करना होगा। अच्छा, इस प्रोग्राम में इन्होंने एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि जो यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं अगर उनके पास कोई मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो जो भी मतलब आईटी सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर रहे हैं 4-5 साल उनको हो गए पूरे और वो कोई टीम लीड बनाए और टेक्निकल प्रोजेक्ट्स को उन्होंने लीड करके कंप्लीट किया है, उनके लिए ये आइडियल प्रोग्राम है। इसके लिए मेरा ख्याल है जीआरई वगैरह नहीं चाहिए होता। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है जो जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, फिर ये एक और प्रोग्राम है FLTA जो ट्रेनिंग है इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स के लिए। मतलब इसमें भी 16 ईयर एजुकेशन इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है और आप इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर हो पाकिस्तान के किसी भी स्कूल में। अच्छा, ये जितने भी प्रोग्राम्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए ये सारे USEFP जो यूएस एजुकेशन फाउंडेशन पाकिस्तान इनकी तरफ से फंड किए जाते हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम है HEC पाकिस्तान की तरफ से US पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर। ये भी बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है और अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत कम पाकिस्तानी गए हैं अभी तक। हालांकि इसमें बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी को जाना चाहिए था लेकिन हर साल मैं देखता हूँ कि इसकी जो जितनी पोजीशन अनाउंस होती है उससे कम लोग जा पाते हैं और बहुत ज़्यादा पोजीशन इसकी वैकेंट जाती है। इसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको टॉप 50 यूएस के अंदर आपने एडमिशन लिया हो। अगर आपने यू आर एबल टू गेट एन एडमिशन इन टॉप 50 यूएस जिसको हम आईवी लीग कहते हैं यूएस यूनिवर्सिटी, तो आपको पाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्टाइपेंड भी देगी और ट्यूशन फी भी देगी। लेकिन आईवी लीग के अंदर एडमिशन लेना इट्स अ बिग चैलेंज। आपका बड़ा ज़बरदस्त प्रोफाइल होना चाहिए, आपका जीआरई स्कोर बहुत अच्छा हो, स्पेशली अगर हम लोग स्टेम के लोग हैं तो हमारा क्वांटिटेटिव में स्कोर बहुत अच्छा हो और एसेज वगैरह हमारे बड़े कंपेलिंग हो। तो ऑफ कोर्स देयर इज अ चांस, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। अच्छा, अगर आप समझते हैं कि आपकी प्रोफाइल इस तरह की नहीं है कि आपको टॉप 50 में एडमिशन मिलेगा तो दूसरा इन्होंने प्रोग्राम डिजाइन किया है कि अगर आप किसी भी यूएस यूनिवर्सिटी में टॉप 300 में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर आपका काम ये है कि आपने एडमिशन सिक्योर करना है और इसके साथ साथ ट्यूशन फी वेवर भी आपने लेना है। तो जब आपको ट्यूशन फी वेवर मिल जाएगा जो आपका लिविंग एक्सपेंडिचर है मतलब मंथली जो $2,000 या $2,500 जो आपका स्टाइपेंड है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको प्रोवाइड करेगी। तो अभी इस
प्रोग्राम को मेरा ख्याल है 2017 या 16 में इन्होंने अनाउंस किया था, और उनका प्लान है कि तकरीबन कोई 10,000 स्कॉलर्स को हम पाकिस्तान से यूएस भेजें एंड देन दे कम बैक एंड बिल्ड और कंट्री एंड इकोनॉमी। लेकिन मेरा ख्याल है अभी बहुत कम लोगों ने इसको अवेल किया है, और आई डोंट नो व्हाई। मुझे जो इसकी एक रीजन समझ में आती है, वो जो सबसे बड़ा हर्डल है वो जीआरई है। पता नहीं क्यों हमारे लोग जीआरई से डरते हैं। जीआरई इज नॉट दैट डिफिकल्ट। आपने जीआरई से ज्यादा मुश्किल काम भी किए होंगे आई गेस। जी आमना, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी सर वालेकुम। मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया था। एक्चुअली मैं एमएस होल्डर हूँ कंप्यूटर साइंस में, और मेरी जो रिसर्च है वो मेडिकल इमेजिंग के ऊपर है, एआई की, और मैं एसोसिएट लेक्चरर भी हूँ। तो 3 साल हो गए हैं। तो प्रोफाइल इस लिहाज से थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर में। लेकिन उन्होंने मुझे एमएस में ऑफर किया दोबारा, और वो विदाउट फंडिंग था। बट द थिंग इज कि उस वक्त जो कोलोराडो की स्टेट है, और वैसे तो उनकी रैंकिंग्स की डिफरेंट मतलब नंबर्स आ रहे हैं बहुत, उनकी न्यूज़ चैनल्स और उनके डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जिस पे वो रैंकिंग कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमने कौन सी रैंकिंग देखनी होती है इन केस के ये जो आप अभी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं इसके अंदर हम अप्लाई करना चाहें तो। अच्छा, बड़ा जबरदस्त आपने क्वेश्चन पूछा है। अच्छा देखिए, इस पे ना थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। जो सबसे ऑथेंटिक रैंकिंग है वो क्यूएस की है। उसके बाद जो दूसरी ऑथेंटिक रैंकिंग है वो है टाइम्स हायर एजुकेशन, जिसको हम टीएचई भी कहते हैं। अच्छा, इसके साथ राइट। साथ एक और चीज है कि अगर आप जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स से यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की रैंकिंग 500 है, लेकिन आप कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर रही हैं, कंप्यूटर साइंस की रैंकिंग 285 है, तो आई थिंक यू आर स्टिल एलिजिबल। और एचईसी वाले ऐसे लोगों को एंटरटेन करते हैं क्योंकि इस प्रोग्राम में स्कॉलर्स की शॉर्टेज है। और जो राइट आपने बात की ना कि आपने एमएस किया हुआ था लेकिन उन्होंने आपको दोबारा एमएस ऑफर किया, तो जी सर। ऐसा 2-3 केसेस मैंने देखे हैं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान से एमएस किया हुआ है उनको एमएससी ऑफर किया गया है। अच्छा, इसमें आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि आपने मतलब एडवाइजर को अप्रोच किया एंड देन उन्होंने आपको हायर किया, जो प्रोसेस होता है इंटरव्यू के थ्रू, या आपने जाके पोर्टल पे अप्लाई किया एंड देन यू वर सिलेक्टेड फॉर एडमिशन? सर आई डायरेक्टली अप्लाइड इन द यूनिवर्सिटी, क्योंकि जब मैंने अपनी एप्लीकेशन शुरू की थी तो वो बिल्कुल पीक टाइम था एप्लीकेशंस का ही। उसमें मुझे एडवाइज़र को अप्रोच करना है, मैंने ईमेल्स तो की थी लेकिन मुझे इन टाइम रिस्पॉन्स नहीं आ सका। सो दे ऑफर्ड मी इन मार्च इंस्टेड ऑफ पीएचडी द एमएस। उसमें मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल यही हुई कि उसकी फंडिंग नहीं थी, और ऑटोमेटिकली लोन वाली जो प्राइवेट कंपनीज है यूएस में, उन्होंने मुझे अप्रोच करना शुरू कर दिया। सो आई डिड द स्टैटिस्टिक्स, सारा मैंने मैथ्स कैलकुलेशन की। आई वाज नॉट श्योर प्रोफाइल थोड़ी सी काम और किया जा सकता था जिसकी बेस के ऊपर मैं फुली फंडेड या पार्शियल भी अप्लाई कर सकूं। सो आई हैव करंटली डेफर्ड द एडमिशन, लेकिन वो मेरे पास है अभी भी अपॉर्चुनिटी। सो आई चलिए, तो इन शॉर्ट आई अप्लाई डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी। एग्जैक्टली अगर आप देखें, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप किसी प्रोफेसर को अप्रोच करती तो आपको फंडिंग भी मिलती और आपका एडमिशन भी पीएचडी के अंदर होगा, क्योंकि आपकी जी प्रोफाइल जिस सर। तरह आपने बताई, आपने एमएस किया हुआ है एंड यू हैव +3 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो मेरा ख्याल है आप यू आर एलिजिबल फॉर पीएचडी इन ऑलमोस्ट एवरी यूएस प्रोग्राम। एक्चुअली अगर बिल्कुल। अब जो पीएचडी, जिस तरह मैंने बताया ना, जो पीएचडी पोजीशंस होती हैं वो फंडेड होती हैं, और दे आर फंडेड to the university through supervisor. So you need to जी approach सर। supervisor and then उसके बाद जो प्रोसेस होता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी मतलब एमएस में इतनी अच्छी जीपीए भी नहीं थी, कोई पब्लिकेशन भी नहीं थी उनकी, एंड दे आर एबल टू वन पीएचडी स्कॉलरशिप विद दिस टाइप एंड। और इसी तरह जिस तरह आपने केस बताया, मेरा एक स्टूडेंट है, उसने एमएस किया है और उसको दोबारा एमएस में ही एडमिशन ऑफर हुआ है, लेकिन ही इज लकी टू हैव फंडिंग फ्रॉम द सुपरवाइजर। तो अगर राइट। आप, मेरा ख्याल है, थैंक यू वेरी अपनी सर्च को जारी रखें और एडवाइजर्स को आप अप्रोच करें। अगर आप मतलब वैसे मुझे कहती है तो मैं भी आपको 2-3 एडवाइजर्स आपको मैं बता सकता हूँ, जो लोग, अगर आपका एआई वाला एरिया है तो, जिनको स्टूडेंट्स की जरूरत है, यू कैन ऑलवेज जी टॉक जी लेटर। सर, बिल्कुल जरूर। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, अब जो डेडलाइंस है, हर प्रोग्राम की डेडलाइन वेरी करती है, मतलब ये नहीं है कि हर साल एक ही डेडलाइन। तो मेरा ख्याल है अगर आप अर्ली, जी मिस्टर एहसन। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज़ आ रही सॉरी। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी जी। हाँ,
अच्छा सर, मैंने पूछना था कि मैं बेसिकली अभी एक ट्यूशन ग्रेजुएट हूँ लाहौर यूनिवर्सिटी, आईटी हुआ है यहाँ पे उधर से। तो एंड आई स्टार्टेड अ जॉब। तो फिलहाल मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी देख रहा था ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूरोप भी देख रहा था, थोड़ा सा यूएस में भी अप्लाई करने का इरादा था। मुझे एक दोस्त ने सजेस्ट किया था कि मैं अगर एमएस के लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं प्रोफेसर को रीच आउट करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ है कि मैं अभी कमिट नहीं कर सकता पीएचडी के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी मेरा रिसर्च में आज तक एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि मुझे वो करनी है चीज़ कि नहीं करनी है। तो मैं फिलहाल एक एमएस देखना चाह रहा हूँ। तो उसमें एक तो स्कॉलरशिप का अपॉर्चुनिटीज का कितना फर्क होता है, पीएचडी का तो मुझे क्योंकि अंदाजा है कि अक्सर फंडेड मिल जाती है अपॉर्चुनिटी, तो मास्टर्स में कितना चांस है। और सेकेंडली कि जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो मास्टर्स में आपको फंड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर और एडमिशन वगैरह दिलवा सकते हैं अगर हम उनको रीच आउट करें। सही से। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँ, अगर आप किसी अच्छी यूएस यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं तो वहाँ मास्टर्स में एडमिशन लेना पीएचडी से ज़्यादा मुश्किल है। आई मीन इफ यू आर गोइंग टू ए टॉप 100 यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जो एमएस का एडमिशन है, आई थिंक इट इज मोर कॉम्पिटिटिव देन पीएचडी। अच्छा, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट सुपरवाइजर इफ यू आर गोइंग फॉर एन एमएस, क्योंकि एमएस का प्रोग्राम भी 2 साल के लिए है, और अगर आप 6 महीने या 1 साल उनके साथ रिसर्च करें, और अगर आप अपनी मतलब रेलिवेंट स्किल्स वगैरह या आपकी प्रोफाइल ऐसी है जो एडवाइजर को पसंद आती है, तो वो आपको हायर कर सकता है। और मेरा ख्याल है आपको लाजमी मतलब एडवाइजर्स को अप्रोच करना चाहिए। जब हम पोर्टल पे अप्लाई करते हैं ना, तो वो होता इस तरह से कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई, एंड देन वो उसके बाद जाती उसी तरह से एडवाइजर्स के पास है, कि उनमें से कोई एडवाइजर अगर आपको ओके करता है तो फिर वो आपका इंटरव्यू वगैरह और बाकी सारी चीजें होती हैं। मेरा ख्याल थोड़े वास्ते ओके। अच्छा, ये मैंने थोड़ी सी गाइडलाइन मतलब बताई है कि अगर आपने प्लान कर लिया है कि आपने जाना है पीएचडी के लिए, स्टडी अब्रॉड के लिए, मास्टर्स के लिए, रिसर्च के लिए, तो आपको मतलब अगर आपने 2024 में जाना है तो आप आज प्लान करें। 1 ईयर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिख दिया है, लेकिन एटलीस्ट 6 मंथ्स का आप गैप रखें, क्योंकि मतलब ये एक लॉन्ग जर्नी है और इसमें आपको कंटिन्यूस एफर्ट करनी है। अच्छा, और उसके बाद आप ये टेस्ट वगैरह दे लें, इससे ऑफकोर्स आपके चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे। जेआरई में मुझे लगता है ज़्यादातर जिस तरह ये आईकोड गुरु है, तो ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि आपका जो क्वांटिटेटिव वाला सेक्शन है उसमें आप ज़्यादा स्कोर करें। और अगर आप मतलब फोकस होकर प्रिपरेशन करेंगे तो मेरा ख्याल है इतना मुश्किल नहीं है। सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी भी होती हैं और मेरा नहीं ख्याल इतना मुश्किल है। जी मिस्टर आज़ान। अच्छा, मैं ये एक पॉइंट थोड़ा सा कह दूं कि ना यूएस में ना इस चीज़ को भी बहुत अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। Am I audible? यस यस यू आर। सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं बेसिकली कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद लाहौर कैंपस से पढ़ रहा हूँ और मेरा 3rd सेमेस्टर है रिसेंटली। तो मैं ये कह रहा था, सोच रहा था कि स्टडी अब्रॉड के लिए सोच रहा था, तो मैं आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप जो कि यू ग्रेड प्रोग्राम आई थिंक सो, इसके अलावा भी कोई स्कॉलरशिप्स हैं जिसकी बेस पे हम फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं अंडरग्रेड के लिए? अच्छा देखें, इसका ना होते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, और भी मेरे ख्याल है एक ताइवान का प्रोग्राम होता है कोई, जो आपको ड्यूरिंग बैचलर की मेरे ख्याल है 2-3 महीने की ट्रेनिंग करवाता है। और इसके अलावा जो आपकी समर की वेकेशन आती हैं उसमें आप कोई इंटर्नशिप ढूंढ सकते हैं बाहर किसी भी कंट्री में, यूरोप में या अच्छा हाँ, यूरोप में एक इदारा है स्विट्जरलैंड में, सब CERN, तो वो लोग भी मेरा ख्याल है इस तरह की इंटर्नशिप करवाते हैं अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स को। तो सर वो किस बेस पे मतलब कि सिलेक्ट करते हैं, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? देखें, सबसे पहले जो फैक्टर देखा जाएगा वो तो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है, आपका जीपी। उसके बाद जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, ठीक है, आपने अपने आप को ना एक बेहतर कैंडिडेट और एक सूटेबल मैच के तौर पर प्रेजेंट करना। परफेक्ट। मेरा एक स्टूडेंट इसी प्रोग्राम में गया था, जो जिसका मैंने आपको बताया फास्ट से, मैंने कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा है, कॉन्सेप्ट वाक हैंड में। तो मेरा ख्याल इट्स टू अर्ली फॉर यू, इट्स टू अर्ली। अभी आप कोशिश करें कि आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, और आप अगर किसी तरीके से ये कोई इंटरनेशनल टेस्ट वगैरह अपनी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप यू ग्रेड के लिए भी अप्लाई करें। ये वाला जो प्रोग्राम है सर, इसके लिए भी अप्लाई करें। एक
TIGP है, ताइवान का प्रोग्राम है। आई एम नॉट श्योर कि वो शायद आपके लिए उसमें आप एलिजिबल होगे या नहीं, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे प्रोग्राम है जिनके लिए आप एलिजिबल होगे। तो इसका सर आपने जो बात की सर, ये क्या इसका क्या है? CERN ये एक बड़ा जबरदस्त इदारा है, एटॉमिक फिजिक्स के ऊपर काम करता है और ये स्विट्जरलैंड में है। जी। अच्छा, अब मैं दोबारा अपनी टॉपिक की तरफ आता हूँ। तो आप ज्यादा टाइम लगाएं, देखिए यूएस में एडमिशन आपके जो ऐसे होंगे इनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा होता है, और आप रिकमेंडेशन लेटर किन लोगों से ले रहे हैं। मतलब आप कोशिश करें कि अगर आप किसी इंटरनेशनली रिकग्नाइज बंदे से लेने, लेट से आप प्रोफेसर से लेने जिसकी अच्छी खासी साइटेशन है, जिसको दो लोग दुनिया में जानते हैं, ही कैन राइट पर्सनलाइज लेटर फॉर। ये नहीं कि मतलब जो एक टेम्पलेट है उसको लिख के दे दिया, मतलब उसी में लिख दिया। अगर वो आपके लिए कोई, भले आप किसी असिस्टेंट प्रोफेसर से लें, बट ही नोज यू एंड ही इन्वेस्ट सम टाइम फॉर यू and comment on your critical thinking, coding ability, mathematics ability, उन चीजों के ऊपर अगर वो पॉजिटिव कमेंट करता है तो इसका आपके एडमिशन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह से जो आप ऐसे लिखते हैं या जो आप SOP लिखते हैं, उसमें भी आप बड़ी मतलब उसको बड़ा जबरदस्त तरीके से क्राफ्ट करें, उसके ऊपर अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करें, उसको आप 2-3 लोगों से रीड करवाएं जो एक्सपर्ट लोग हैं कि यार आप पढ़ें, क्या आपको मतलब पढ़ के मजा आता है या नहीं आता, मतलब डज इट अट्रैक्ट यू एज ए लाइक आपको ऐसे पढ़ने के बाद मेरे बारे में पॉजिटिव वाइब्स आती है नहीं आती। तो इस तरह की चीजें आप मतलब करें, और इसके लिए आपको टाइम चाहिए होगा। हमारी जो मतलब एक नेशनल हैबिट है ना, हम मतलब 11th आवर के ऊपर काम करते हैं। तो अगर आप 11th आवर के ऊपर काम करेंगे तो आपको पास सफिशिएंट टाइम नहीं होगा इन चीजों को बार बार रिवाइज करवाने के लिए। ओके, प्लान टू सबमिट वेल इन एडवांस एंड अवॉइड द लास्ट मिनट रश, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। Okay, stay organized with a timeline and checklist for each application. जितनी मतलब चीजें हैं आप अपने आप को ऑर्गेनाइज रखें। आपकी टेबल पे 3-4 चीजें आपको पता होगी, जब आप रात को सो रहे हैं तो कल आपने क्या काम करना है। अगर आपके पास अपना प्लान इस तरह प्लान कर सकते हैं कि कल मैंने ये 3-4 काम करने, इसमें से एक काम ऐसा है जो मेरा फ्यूचर कैरियर के हवाले से, तो आप इस तरह की चेकलिस्ट बनाएं और इस तरह की हैबिट्स डेवलप करें। ओके, ये भी मेरा ख्याल है यही सारी चीजें मैंने लिखी हैं जो मैंने मतलब अभी आपसे डिस्कस की है कि मतलब स्टार्ट द एप्लीकेशन प्रोसेस अर्ली। अच्छा, इसमें ये देखें, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है, टेलर ईच एप्लीकेशन टू दी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप रिक्वायरमेंट। यहाँ पे ना आपने जो आपका मैच है ना वो बनाना बहुत जरूरी है। अब मतलब देयर इज नो सिल्वर बुलेट, ये नहीं है कि आपने एक ऐसा लिखा है उसको आपने किसी कोलोराडो में भेज दिया, उसको आपने बोस्टन में भेज दिया, उसको आपने टेक्सास में भेज दिया, उसको आपने बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए यूज किया, बायोटेक्नोलॉजी के लिए यूज किया, उसको आपने AI के लिए यूज किया। तो हर पोजीशन की आप रिक्वायरमेंट पढ़ें, JD पढ़ें, AI टूल्स वगैरह आप यूज करें। जो भी उसकी जो JD वगैरह है उसको आप अगर देखिए, आप AI टूल यूज भी करेंगे तो इन दी एंड आपको जो ह्यूमन टच है वो लाजमी देना पड़ेगा। और अगर आप AI टूल यूज करके उसमें ह्यूमन टच ऐड करेंगे तो आई थिंक इट विल बी लाइक वेरी गुड फॉर यू। ओके, उसके बाद जो भी आपको अपने प्लस पॉइंट्स हैं, जो भी आपने एकेडमिक अचीवमेंट की, आपने कोई चीज़ हैकाथॉन वगैरह ऑर्गेनाइज करवाई है, कोई 24 आवर्स एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग कंपटीशन आपने पार्टिसिपेट किया है या अपने कैंपस में ऑर्गेनाइज करवाया है, IEEE का कोई इवेंट आपने या ACM का कोई इवेंट आपने ऑर्गेनाइज करवाया है, इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर कोई आपने इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है, या आपने कोई कम्युनिटी सर्विस की है, दैट से जिस तरह हमारे यहाँ पे ब्लड डोनेशन वगैरह होती है। मेरा भी ख्याल ब्लड डोनेशन में कोई इतना फर्क पड़ता होगा, लेकिन अगर कोई भी आपने कम्युनिटी सर्विस की है तो उसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। एंड देन क्राफ्ट अ कंपेलिंग एंड वेल स्ट्रक्चर्ड पर्सनल स्टेटमेंट, ये बहुत जरूरी है। स्पेशली US में लोग इसको सबसे ज्यादा वेट करते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इसको देख के ही बहुत सारे केसेस में आपका एडमिशन डिसाइड किया जाता है। ओके, एंड देन ट्राई टू ऑब्टेन स्ट्रॉन्ग पर्सनलाइज्ड recommendation letters from your professors or supervisors. Be authentic, sincere and passionate. मतलब जो भी आपका ऐसे पढ़े उसको मजा आए कि यार नहीं, he really wants to do this job, he is really passionate about reading. So उसके बाद फिर आप 2-3 दफा इसको, जैसे मैंने कहा, दोबारा पढ़ें। कोई अगर इसमें ग्रामेटिकल एरर है या स्पेलिंग एरर है तो उनको आप रिमूव करें। जो भी आपके मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं या एजुकेशनल एडवाइजर्स हैं, उनसे आप कंटिन्यूसली गाइडेंस देते रहें। Stay positive and persistent and do not discouraged by rejections. मुझे अपनी लाइफ में बहुत रिजेक्शंस मिले,
तो रिजेक्शन लाइक रिजेक्शन से आपने कभी भी नहीं घबराना, ठीक है। मतलब रिजेक्शंस आपको मिलेंगे क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए, लेकिन इससे आपने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह यू विल बी एक्सेप्टेड बाय समवन। अच्छा, ये कुछ सक्सेस स्टोरीज में लिखे। ये रेहान खान ये फिर साहब मेरे कुलीग थे, हम लोगों ने MS किया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी से। फिर मैं मतलब अभी यहाँ बने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में, और इनकी प्रोफाइल भी नॉर्मल सी है, इतनी कोई अमेजिंग प्रोफाइल नहीं है। और मतलब 3.2 3.3 मेरे भी इसी तरह की प्रोफाइल है। और लेकिन मतलब हम लोगों ने फोकस होकर एक सही बंदे को टारगेट किया। तो मेरे ख्याल अभी ये एज ए रिसर्चर काम कर रहे हैं ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में। ये मोहम्मद रुमान साहब है, ये मेरे कुलीग थे कॉन्सेट्स वाकेंट में। इन्होंने यूनिटी टेक्सला से MS किया, ठीक है। इनकी भी प्रोफाइल जिस तरह मतलब एक अबव एवरेज स्टूडेंट होती है उस तरह की थी। और फिर इनको PhD मिली मिजोरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। उसी तरह उन्होंने एडवाइजर को अप्रोच किया, ऑप्टिकल फाइबर वगैरह के ऊपर उन्होंने काम किया। उसके बाद उन्होंने PhD कंप्लीट की, पोस्ट डॉक की, और अब ये इंडस्ट्री में एक बड़ी हाई पेइंग जॉब कर रहे हैं। अच्छा, ये मेरे फेस के दोस्त हैं मोहम्मद अब्बास, तो ये फुल ब्राइट स्कॉलर हैं। ये आउटस्टैंडिंग थे टू बी ऑनेस्ट, ये मेरे ख्याल है हमारे बैच के भी गोल्ड मेडलिस्ट थे। और उसके अलावा मतलब ही वाज ब्रिलियंट। मोहम्मद वकास, ये इनको ना मैंने PhD में को सुपरवाइज किया है। तो इनको अभी ये जो कैंसर सेंटर है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, वहीं से ही मतलब उसी ग्रुप से इनको पोस्ट डॉक ऑफर हुई, एंड इट इज बिकॉज ऑफ अवर कनेक्शन। और बहुत सारे मतलब मुझे टाइम नहीं मिला, मैं इस पूरी मतलब 2 3 4 5 स्लाइड इसके ऊपर भर सकता था, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिला। तो जो मेरे जहन में आया मैंने उनका नाम इस स्लाइड पे लिख दिया। अच्छा, अब थोड़ा सा इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर। तो आप लोगों को आइडिया है थोड़ा सा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं, या इसको हम किसी और दिन कर लें, जिस तरह आप कहें, क्योंकि मेरा ख्याल है टाइम तो ओवर हो गया है। सर हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, हम यूज कर रहे होते हैं चैट GPT वगैरह, कोड जनरेशन, गिटहब। अच्छा, नहीं, ओके, दैट्स वेरी गुड। लेकिन आपको पता है कि इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, क्या साइंस है, किस तरह काम करते हैं? AI बेस्ड है, और इसमें कोड जो हमने मतलब मॉडल बनाया हुआ उसकी बेस पे ये चीजें चल रही होती हैं, उसी से डेटा फैच हो रहा होता है हमारा। ओके। अच्छा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो है ना, इनको लार्ज लैंग्वेज मॉडल इसलिए कहते हैं कि इनको बहुत ज्यादा टेक्स्ट के ऊपर, कोड के ऊपर नहीं है, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला मॉडल है चैट GPT। अगर आप इसका मतलब फ्री वाला वर्जन यूज कर रहे हैं GPT 3.5, उसमें आप कन्वर्सेशन उसके थ्रू कर सकते हैं कि कोई भी आपने प्रॉम्प्ट दिया और उस प्रॉम्प्ट की बेस के ऊपर आपको एक आउटपुट आ गया। ओके, इसी तरह से लेट्स से अगर आप इसके थ्रू अपनी SOP बनाना चाहते हैं, तो पहले आप अपनी सारा बैकग्राउंड इसको बताएं, उसमें आप उसको पढ़ें, उसके बाद देखें क्या आपको बना के देता है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको खुद फाइन ट्यून करें। ओके, मतलब अगर आप जहाँ चाहते हैं कि इस कोई भी एरिया है उसको आपने ज़्यादा हाईलाइट करना है या ज़्यादा सेल करना है, तो वो फिर आपने उस प्रॉम्प्ट के थ्रू बताना है। आजकल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा समझ लें एक रेलेवेंट स्किल बन गई है। अच्छा, चैट GPT में क्या प्रॉब्लम है? चैट GPT में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको लिटरेचर के लिए यूज़ करें, तो मेरा ख्याल है इसमें ना फेक रेफरेंसेस और फेक साइटेशंस भी आती हैं, क्योंकि ये एक जनरेटिव AI का मॉडल है। तो ये खुद से कुछ चीज़ें जनरेट कर सकता है जो फैक्चुअल नहीं होती। ओके, तो इसमें एक्यूरेसी रेट काम है इसका। एक्यूरेसी जो है डेटा जो फेच करने की एक्यूरेसी, वो काम है चैट GPT की। अभी एक्यूरेट डेटा फेच नहीं होता। नहीं, डेटा सर्च एक्यूरेट होता है, एक्चुअली ये जनरेट करता है, ये खुद से जनरेट करता है, जनरेटिव AI है, ठीक है। अगर आप AI पढ़ेंगे तो उसमें एक फील्ड होती है जनरेटिव AI, जिससे आप खुद से डेटा जनरेट कर सकते हैं, खुद से आप इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, खुद से आप वीडियो जनरेट कर सकते हैं। तो जब आप कोई चीज़ जनरेट करते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो फैक्चुअल हो। ओके, अच्छा, इसके मुकाबले में जो गूगल बार्ड है वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, लेकिन वो इतना क्रिएटिव नहीं है जितना चैट GPT क्रिएटिव है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ ये माइक्रोसॉफ्ट बिंग, अगर आप कहें तो इसका हम डेमो वगैरह किसी और दिन रख सकते हैं, इसके ऊपर मैं पूरी आपको 1-2 घंटे की टॉक दे सकता हूँ। यस सर। ओके, मेरा ख्याल है माय टाइम इज ओवर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, एंड आई एंजॉयड टॉकिंग टू यू गाइस। Thank you so much, All sir. right, sir. Thank you so much.
सर जुबैर प्लीज मुझे 2 मिनट दीजिएगा. I want to talk to all members. I'm audible? जी. All right. So हमारे जो सब मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाह रही हूँ. सर ने जो भी वैल्यूएबल सजेशन और जो भी पॉइंट्स ऐड किए हैं आपकी करियर के लिए, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आप अगर इसको फॉलो करते हैं. आई नो कि आपके लिए सिर्फ एक वेबिनार एनफ नहीं होगा इसकी बहुत ज़्यादा बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए. आपके और भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे जो आप सर से पूछ और काफ़ी कंफ्यूज होंगी. लेकिन आपको ये मैं एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दे दूं कि जी iCode Guru जो प्लेटफॉर्म है जिसका वेबिनार आपने ज्वाइन किया हुआ है, वेबिनार एक तो बहुत स्पेशल इवेंट होता है जिसको हम बहुत स्पेशल मेंबर्स के साथ एंजॉय करते हैं और आप अपने जो कैरियर की जर्नी है इसको एंजॉय कर सकते हैं और एक बेस्ट पोर्टफोलियो बना सकते हैं iCode Guru की हेल्प से. हमारे मेंटर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इस सारे प्रोसेस में कि आपने फुली फंडेड स्कॉलरशिप कैसे गेन करना है. ये प्रोसेस हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं और ये प्रोसेस स्टार्ट होता है आपकी टेस्ट से. IELTS एंड GRE इसकी प्रिपरेशन हम स्टार्ट करवाते हैं कुछ मंथ्स के अंदर ही. हम अपने जो सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको इस काबिल करते हैं कि वो टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं एंड उसको बहुत अच्छे जो है वो बैंड्स उसमें अचीव करते हैं. उसके बाद जो सारा प्रोसेस होता है कि आपका पोर्टफोलियो कैसे बनेगा, आपको स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं, उसमें आप इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में हम हेल्प करते हैं. iCode Guru पे एक स्पेशल डिपार्टमेंट है जो इस चीज़ को हैंडल करता है, हैकाथॉन्स को कंप्लीट लीड करता है. आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हैकाथॉन्स हम सर्च करके लेके आते हैं. डॉक्टर रिजवान गफार जो कि हैकाथॉन लीड है iCode Guru पे एंड ही इज ऑल्सो अ को फाउंडर ऑफ iCode Guru जो कि इस कंप्लीट प्रोसेस को अपनी सुपरविजन में देखते हैं और हमारे साथ बहुत वैल्यूएबल हैकाथॉन्स शेयर करते हैं. हमारे सब मेंबर्स उन हैकाथॉन्स को ज्वाइन करते हैं और काफ़ी हमारे मेंबर्स की पोजीशंस भी आती हैं बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा गाइडेंस होती है और बहुत सपोर्ट होती है जब वो हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ईच एंड एवरीथिंग और हर एक एक स्टेप यहाँ पे बताया जाता है कि आप किस तरह बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं. तो इट मीन्स कि यहाँ पे अगर फिंगर टिप्स पे भी आप पॉइंट्स नोट करते जाएंगे या फिर आप काउंट भी करें तो हैकाथॉन्स में भी पार्टिसिपेशन के लिए आपको फुली गाइडेंस मिलती है कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड कर सकते हैं. आपको एक तो टेस्ट में बहुत अच्छी हेल्प की जा सकती है और उस प्रोसेस के बाद जब आपके डॉक्यूमेंटेशन पे वर्किंग स्टार्ट होती है आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने में हेल्प की जाती है. जब आप डॉक्यूमेंट्स अपने सारे राइट करते हैं, SOP देन लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस में हेल्प की जाती है जो कि आप इंटरनेशनल मेंबर्स से लेते हैं. हैकाथॉन्स में आप जिन इंटरनेशनल टीम्स के साथ काम करते हैं उनसे आप LORs गेट करते हैं और वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस लिखने में हम आपकी हेल्प करते हैं और हेल्प की जाती है जी खुद डॉक्टर जफर साहिब, डॉक्टर रिजवान, डॉक्टर कलीम अनवर जो कि iCode Guru के फाउंडर और को फाउंडर हैं. वो खुद आपके लेटर्स आपके डॉक्यूमेंटेशंस रिव्यू करते हैं हमारे साथ. इवन आपको मैं एक एग्जांपल दूं उनके स्टिल नाइट जो आवर्स होते हैं वो अपनी जो भी आराम वाले जो आवर्स होते हैं वो सेक्रीफाइस करके हमारे साथ बैठे वो हमारे डॉक्यूमेंट्स पे वर्क कर रहे होते हैं. तो आप देखें जी कि ये प्लेटफॉर्म और इसके जो मेंटर्स हैं वो कितने ज़्यादा सिंसियर हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ. So you should be sincere with yourself. आपके डॉक्यूमेंटेशन में भी प्रॉपर हेल्प की जाती है. आपके डॉक्यूमेंटेशन जब बिल्कुल रेडी हो जाते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस आता है आपकी एप्लीकेशन का कि आपने अपनी एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है. डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को लिस्ट आउट करना है, डिफरेंट स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाती है और सारी गाइडेंस दी जाती है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप बहुत अच्छी तरीके से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, कौन से फ्री यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे IELTS और GRE की रिक्वायरमेंट्स हैं. तो हर तरह की गाइडेंस आपको दी जाती है. इवन के आप जो ईमेल आप लिखते हैं जो कि आप प्रोफेसर्स के साथ शेयर करते हैं उसमें भी आपको रिव्यू करके बहुत अच्छी सजेशंस दी जाती हैं और डॉक्टर रिजवान, डॉक्टर जफर एंड डॉक्टर कलीम अनवर खुद ज्वाइन करते हैं सेशंस को और आपको कम्प्लीटली हेल्प करते हैं कि आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स को किस तरह वेल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है.
उसके साथ एक और आपके साथ बहुत वैल्यूएबल चीज शेयर करूं कि ये सारे प्रोसेस के बाद इंटरव्यू का प्रोसेस काफी ट्रिकी होता है कि आपके 2 से 3 एक्चुअली फेजेस होते हैं इंटरव्यू के अपने प्रोफेसर के साथ, तो आपको इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प की जाती है। यू कैन सेफली एज्यूम दिस थिंग कि आपको जीरो से बिल्कुल ये प्रोसेस स्टार्ट करवाया जाता है, और जब तक आप अमेरिका में पहुंच के वहां पे बिल्कुल सेटल नहीं हो जाते, तो आई कोड गुरु के जो लोग हैं वो बिल्कुल आपका पीछा नहीं छोड़ते। ठीक है, इट मीन्स कि आपको वो इतनी हेल्प करेंगे अगर आप खुद के साथ सिंसियर हैं और आप ये सारे वैल्यूएबल सजेशंस को फॉलो करें। और हम बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में ये स्टूडेंट्स के साथ ये काम कर रहे हैं। एटलीस्ट हमारे 3 से 4 सेशंस आईएलटीएस पे इस टाइम चल रहे हैं और जीआरई के सेशंस भी चल रहे हैं। यू कैन ज्वाइन आवर सेशंस इफ यू वांट टू स्टार्ट दिस प्रोसेस। यहाँ पे अगर हमारे साथ कोई हमारे फाउंडर या को फाउंडर मौजूद है, सो आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं उनसे। जी डॉक्टर जफर शायद हमारे साथ मौजूद है। सर, डू यू वांट टू ऐड समथिंग हियर आज के टॉपिक से रिलेटेड, जो कि हमने स्कॉलरशिप के मुतालिक काफी चीजें डिस्कस की हैं इस वेबिनार में। जी आप मुझसे कुछ कह रही हैं? मैं एक्चुअली चैट में बिजी था थोड़ा सा। नो इट्स ओके, मैं डॉक्टर जफर शाहिद से बात करी थी, बट इट्स ओके, आई थिंक वो भी बिजी हैं। जी अजान, आपका आई थिंक कोई क्वेश्चन है, सो प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर फॉर आंसर योर क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये आपसे है कि ये जो आपने आईएलटीएस और जीआरई के सेशंस की बात की है, इसका क्या प्रोसीजर है इसमें इनरोल होने का, या इसकी फीस स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा सा उस पर गाइडलाइन दे दीजिएगा काइंडली। अगर तो फीस स्ट्रक्चर आप आई कोड गुरु के बारे में पूछ रहे हैं, पहले मुझे अपना थोड़ा क्वेश्चन क्लियर कर दें कि आपको आई कोड गुरु पे जाने के लिए फीस स्ट्रक्चर का इंफॉर्मेशन चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि आईएलटीएस और जीआरई के जो सेशंस आप कंडक्ट करवा रही हैं, जी आई कोड गुरु करवा रहा है, उसका क्या प्रोसीजर, उसमें इनरोलमेंट क्या? उसमें आपको सिर्फ इनरोलमेंट इस तरह करनी है कि आपको आई कोड गुरु की वेबसाइट पर जाना है। सो प्लीज मॉडरेटर्स लिंक शेयर कीजिएगा। आई कोड गुरु की वेबसाइट का लिंक आपको अभी चैट बॉक्स में मिल जाएगा। आपने सिर्फ उस वेबसाइट पर जाना है और ज्वाइन नाउ के बटन पे क्लिक करना है, और अगर आप वेबसाइट को अच्छे से विजिट करेंगे तो आपको फ्रंट पे ही एक ट्यूटोरियल मिलेगा जिसमें कंप्लीट गाइडेंस है हाउ वी वर्क ऑन दिस प्लेटफॉर्म, और हम अपने सेशंस किस तरह चलाते हैं। आपने जस्ट एक बेसिक सा फॉर्म फिल करना है जिसमें बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, और जब आप वो फॉर्म सबमिट कर देंगे तो 24 आवर के अंदर आपको एक इनवाइट रिसीव होगा आई कोड गुरु की तरफ से। ठीक है, आप उस इनवाइट के थ्रू हमारे स्लैक चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन राइट नाउ, सो प्लीज वेरीफाई मी, इज इट विजिबल फॉर ऑल ऑफ यू? दिस इज वन माय स्क्रीन। ऑलराइट, सो जी ये आई कोड गुरु का स्लैक चैनल है, और यहाँ पे हमारे सारे चैनल्स अवेलेबल हैं जो हम सेशंस, हमारे सेशंस ऑलरेडी इन प्रोग्रेस हैं। आईएलटीएस के एटलीस्ट 4 सेशन चल रहे हैं, और जीआरई के हमारे इस टाइम पे 3 सेशंस चल रहे हैं। ठीक है, और आप इन सारे सेशंस को ज्वाइन करके अपने टेस्ट की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको किसी भी फीस स्ट्रक्चर की या किसी और प्रोसेस की जस्ट आपको क्या करना है, एक बहुत बेसिक सा फॉर्म फिल करना है जो कि आई कोड गुरु की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आई थिंक लिंक शेयर हो चुका है। यस जी, लिंक शेयर कर दिया हमारे मॉडरेटर्स ने। सो आप इस लिंक से आई कोड गुरु की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, देन यू कैन जॉइन आवर स्लैक चैनल। आप इन सारे चैनल्स को विजिट करके आप हमारे इन सारे सेशंस को एंजॉय कर सकते हैं। यस, किसी और मेंबर का कोई क्वेश्चन है? ऑलराइट, किसी और मेंबर का कोई क्वेश्चन है, देन यू कैन आस्क। मेरा क्वेश्चन ये है कि अब अगर जीआरई के और क्या कहते हैं आईएलटीएस के जो है वो दूसरे सेशन कब स्टार्ट होंगे, जो न्यू सेशन बिल्कुल, ताकि हम उसमें आपकी ना वॉइस क्लियर नहीं, एक्चुअली योर वॉइस इज स्टिल स्टॉपिंग। ओके, नाउ एम आई ऑडिबल? यस यू आर। ओके, तो मेरा ये सवाल था कि तकरीबन जो है वो आईएलटीएस के और अपना जीआरई के नए सेशन कब स्टार्ट होंगे, नए सेशंस? ओके, ये क्वेश्चन इज अमेजिंग, लेकिन इसका आंसर अगर मैं आपको दूं तो आप इन सारे सेशंस के अगर स्टार्ट होने का वेट करेंगे
देन ऑब्वियसली आप वेट करते रह जाएंगे, ठीक है। सो यू डोंट बॉदर अबाउट दिस कि न्यू सेशन कब स्टार्ट होगा, आपने फिर वो स्क्रैच से स्टार्ट करना है। यू शुड ज्वाइन आवर ऑनगोइंग सेशंस, ओके। जो भी हमारे सेशंस चल रहे हैं आप उसको ज्वाइन करें, बिकॉज हम इन सारे सेशंस में चीजें रिपीट करते हैं, जो भी टॉपिक्स होते हैं हम रिपीट करते जाते हैं। अगर तो 7 PM GRE के सेशन में कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा है, ठीक है, और उसमें हम वर्बल रीजनिंग कर रहे हैं, तो माइट बी पॉसिबल कि जो 11 PM पे GRE का सेशन है उसमें हम क्वांटिटेटिव से रिलेटेड उसमें सेक्शन सॉल्व करें, ठीक है, या फिर हम GRE का कोई और डिफरेंट टॉपिक हम सॉल्व करें। तो ये चीजें रिपीट होती जाती हैं। एक बात और है कि अगर जैसे थोड़े काम भी होते हैं, सारी चीजें होती हैं, तो क्या रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं या लाइव ही होती हैं ओनली? ये सारी जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं ये लाइव होती हैं फेसबुक पे, हमारे सारे सेशंस, वेबिनार, ईच एंड एवरीथिंग हम अपने सारे सेशंस लाइव। वो तो सही है। अगर इसके बाद जैसे अगर कोई सेशन लेना बंदा भूल जाए तो इसके बाद वो फिर क्या करेगा, मतलब उसका वो सेशन लॉस हो गया या कहीं रिकॉर्डेड पड़े हुए होंगे वो लेक्चर्स? जी मैं आपको वही बात बता रही हूँ कि आप iCode गुरु का फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं। मॉडरेटर्स प्लीज फेसबुक पेज का लिंक शेयर कीजिएगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फेसबुक पेज, आप विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। वहां पे हमारे सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं, सो आप किसी भी टाइम रिकॉर्डिंग्स वॉच कर सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छी अगर आप बेस्ट परफॉर्मेंस चाहते हैं ऑब्वियसली आप लाइव सेशंस में आए, बिकॉज इंटरेक्टिव जब टॉक होती है तो आपको बहुत ज्यादा कुछ सीखने का मौका मिलता है और आप उस टॉक को लॉन्ग जो है वो टाइम पीरियड तक मेमोराइज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ये प्रोसेस लाइव सेशंस में ज्यादा बेस्ट होता है। ओके, थैंक यू। अगर किसी और का कोई वेबिनार से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड द सेशन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी यहाँ मुझे एक दो चीज़ें सिर्फ शेयर करनी थी, लेकिन उससे पहले सर रिजवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव वेबिनार। तो थैंक यू सर जी, तो जिन साथियों को नहीं पता तो आई एम डॉक्टर जफर फ्रॉम बे एरिया कैलिफोर्निया। तो हम iCode गुरु के स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं और अभी भी हमारा स्टूडेंट लास्ट वीक एक यूएस में आया है PhD पे डायरेक्ट। तो उसने पाकिस्तान में अंडरग्रेड किया हुआ था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में GC यूनिवर्सिटी साहिवाल से। तो यहाँ पे उसका फुली फंडेड स्कॉलरशिप हुआ है PhD में। तो इसी तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हमारे आई थिंक मोर देन 100 स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होंगे। तो हम जिस तरह मैम सबा ने कहा है कि हम एंड टू एंड हेल्प करते हैं, तो पहले IELTS तैयारी, उसके बाद एप्लीकेशन प्रेपरेशन, उसके बाद हम हेल्प करते हैं कि आपको इंटरनेशनल लोगों से लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस मिले ताकि एप्लीकेशन स्ट्रांग हो, और बाकी जो प्रोफेसर से कम्युनिकेशन होती है उसमें भी हेल्प करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। तो सर जुबैर, ओवर टू यू। ऑलराइट, अगर किसी और मेंबर का कोई क्वेश्चन नहीं है देन वी कैन कंक्लूड दिस सेशन। मैम मेरा क्वेश्चन है जी, प्लीज जस्ट फर्स्ट वो में आप क्वेश्चन बता दिया करें। मैम मैं मतलब BS केमिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, मेरा तकरीबन 6 सेमेस्टर के फाइनल होने वाले हैं। तो मैम कई टीचर्स या प्रोफेसर हमें ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने BS केमिस्ट्री कर लिया, मतलब इसके बाद आपका कैरियर मतलब कुछ भी नहीं है। तो क्या आप गाइड कर सकते हैं कि हम अंडर ग्रेजुएट BS करने के बाद हम कौन सी अप्लाई फील्ड को मतलब लें कि जिससे हमारा कैरियर बन सके, या हम कैसे बाहर MS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी फुली फंडेड में? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे थोड़ी सी गाइडेंस इसके बारे में चाहिए। जी मैं ये क्वेश्चन ले सकता हूँ।
तो जी पहली तो बात है कि जितने लोग कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं है उनके लिए आज का दौर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आई रिपीट इट इज द गोल्डन टाइम। यस ऐसा सर, टाइम बहुत कम आता है। यस और सर, उसकी रीजन ये है कि आप अपनी डोमेन, आपकी जो डोमेन है उसमें भी एआई आ रही है, जी सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आपकी डोमेन में से किसी को भी ये नहीं आती। जी तो कंप्यूटर साइंस के अलावा जो बाकी डोमेन्स हैं उनमें इस वक्त अमेरिका समेत पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा शॉर्टेज है उन लोगों की जिन्हें एआई और कोडिंग आती है। तो अगर आप अपनी फील्ड के साथ एआई और कोडिंग सीखें तो आई वॉन्ट बी सरप्राइज कि आपको मल्टीपल स्कॉलरशिप ऑफर हो जाए राइट अंडर आफ्टर अंडरग्रेड। पाकिस्तान से अंडरग्रेड के बाद आपको अमेरिका में स्कॉलरशिप आ जाएंगे। तो अगर आप आई कोड गुरु पे सिर्फ 1 घंटा दें अगला 1 साल तो यस सर, आपके सारे काम हो जाएंगे। आपका आईएलटीएस जीआरई भी हो जाएगा, आपके इंटरनेशनल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी आ जाएंगे, आपको एआई भी आ जाएगी और इंशाल्लाह आप यूएस में लैंड कर देंगे। यस सर, थैंक यू सर। जफर साहब मैं जी इसमें बिल्कुल। थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। जी सर प्लीज। देखिए आप केमिस्ट्री में पढ़ रही है ना, तो आप कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में ड्रग डिस्कवरी के अंदर थीसिस करें, उसमें एआई का बहुत ज्यादा यूज। जिस तरह मैंने भी ड्रग्स के ऊपर काम किया है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। जिस तरह जफर साहब ने कहा कि आप लोगों के लिए गोल्डन पीरियड है, स्पेशली केमिस्ट्री वालों के लिए, तो आप कोशिश करें जो आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट हो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, उसमें थोड़ा सा डीप लर्निंग का कंपोनेंट हो, एंड आई थिंक द वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू। थैंक यू। सर एक वो है कि जी हम एक लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं, आफ्टर दैट वी कैन एंड दिस सेशन। जी प्लीज क्वेश्चन पूछें। डॉक्टर रिजवान की लिंक्डइन प्रोफाइल बता दीजिएगा। सॉरी डॉक्टर रिजवान की लिंक्डइन प्रोफाइल। मेरा ख्याल है वो यहाँ पे शायद चैट पे पेस्ट की हुई थी। ओके ओके, थैंक यू सो मच। Okay, Dr. Zafar Saab, iCode Guru and the team, thank you very much for having me. थैंक यू सर, थैंक यू। All right, sir. Thank you so much for joining this webinar and for your precious time. So we will meet inshallah in the future. हम आपके साथ दोबारा से webinar arrange करना लाजमी पसंद करेंगे और I hope कि आपने भी enjoy किया होगा हमारे सारे students के साथ. So now again thank you. जी अब हम session को end करेंगे. अगर किसी और member का मजीद कोई question हो then you may ask question on Slack. So thank you so much for joining this session. Allah Hafiz everyone.